वंस अगेन वेलकम बैक। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। पिछले लेक्चर्स में हमने फोटोबायोलॉजी शुरू की थी और वहां पे हमने देखा था हमारे फर्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से हम फोटोबायोलॉजी में डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, कोटोमॉर्फोजेनेसिस, इटियोलेटेड सीडलिंग, डी इटियोलेटेड सीडलिंग। देन उसके बाद हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस के और स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस के। ओके, और उसके बाद हमने क्या देखा था कि किस तरह से फाइटोक्रोम के स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि फाइटोक्रोम के कितने डोमेन होते हैं, कितने स्ट्रक्चर होते हैं और उनके रोल क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि फाइटोक्रोम के जो एक्शन होते हैं वो किस तरह से मेडिएट होते हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्शन ऑफ मैकेनिज्म, ओके, ऑफ फाइटोक्रोम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्शन ऑफ मैकेनिज्म। किसका? फाइटोक्रोम का। ओके, फाइटोक्रोम किस तरह से फाइटोक्रोम सेल में अपना रिस्पांस जनरेट करते हैं। ओके, तो बिफोर मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए जब हम जीन ट्रांसक्रिप्शन लेवल की बात करते हैं। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, बेसिकली दो फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। जब आप किसी भी जीन के ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हो तो आप एक बात करते हो टीएफ्स। टीएफ्स मीन्स होता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स दैट वी ऑल नो। ओके, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। देन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर। क्या होता है? रेगुलेटर। इस रेगुलेटर को हम दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं? इनहिबिटर भी बोल सकते हैं, इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। हालांकि रेगुलेटर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, रेगुलेटर भी जो हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन इसका एक और केस इस सेंस में लिया जाता है रेगुलेटर का कि आप रेगुलेट तब करोगे कोई चीज को जब आपको उसे कंट्रोल करना हो। मीन्स की कोई चीज पहले से बहुत अच्छे से चल रही हो और आपको उसे कंट्रोल करना हो, मतलब उसको मिनिमाइज करना हो, है ना। तो हम मोर प्रिसाइसली क्या बोल सकते हैं? इनहिबिटर। दो चीजों का, ये जो दो फैक्टर्स हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स एंड इनहिबिटर्स, इनका किसी भी जीन ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ही ज्यादा रोल होता है। ठीक, ये बात समझ में। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं और कौन कौन से ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है। देन उसके बाद हम पहले की पॉइंट समझ लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से कैंडिडेट इन्वॉल्व है। देन उसके बाद हम डायरेक्ट मैकेनिज्म पे आते हैं। ओके, तो हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की। ओके, इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स। ओके, तो एक हमारे पास होता है कॉप1। कॉप1, ओके, कॉप1 का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1, कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1। एक हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं SPA1। ओके, SPA1 जो होता है वो सप्रेसर होता है, सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम। ओके, सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम एक्टिविटी 1। ओके, तो कौन कौन से दो फैक्टर हो गए? कॉप1, स्पा1, या स्पा, बेसिकली स्पा मैं बोलता हूँ, SPA इसका पूरा नाम है। ओके, एब्रिविएटेड फॉर्म में कॉप1 हो गया, स्पा हो गया, और एक होता है हमारे पास PIF1। PIF1 का मतलब होता है फाइटोक्रोम। PIF का मतलब क्या होता है? फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 1। ओके,
तो ये 3 चीजें आपको क्लियर हुई। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि ये नेगेटिव रेगुलेटर है। ये क्या है? नेगेटिव रेगुलेटर। कौन? COP1, SPA1, PIF1, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 1, सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम 1, COP1 कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस। नाम में ही देखेंगे अगर आप तो इसका मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। COP1, अगर COP1 चला जाए, देखिए ये जितने भी जीन्स है, होता क्या है, जितने भी जीन्स होते हैं उनका नाम उस बेसिस पे रखा जाता है कि अगर म्यूटेशन हो जाए तो किस टाइप की रिस्पॉन्स देंगे। जीन्स का जो नोमेनक्लेचर होता है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। किसी भी जीन्स का अगर नोमेनक्लेचर होता है, अगर जीन्स नोमेनक्लेचर की बात करें तो किस बेसिस पे रखा जाता है? बेस क्या है उसका, किस बेसिस पे रखा जाता है कि अगर म्यूटेशन होता है, अगर म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो किस टाइप का फिनोटाइप वो देगा। तो म्यूटेशन होने के बाद जो फिनोटाइप होगा, ठीक, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि हाँ ये उसका बेसिस पे हमारा नाम रखा जाता है। फॉर एग्जांपल COP1 कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1, मतलब ये कि अगर COP1 को हम म्यूटेट कर दें तो क्या होगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस कंटिन्यू होती रहेगी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस कंटिन्यू होती रहेगी। मतलब ये कि डार्क में भी आपका प्लांट फोटोमॉर्फोजेनेसिस देगा। क्लियर? SP1 सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम 1, तो ये क्या है? ये सप्रेसर है फाइटोक्रोम 1 के। तो मतलब अगर फाइटोक्रोम की एक्टिविटी को बेसिकली ये सप्रेस करके रखते हैं डार्क कंडीशन में, और अगर ये गायब हो जाए, अगर इनको म्यूटेट कर दें तो क्या होगा? साफ बात है, कोई चीज पहले प्रेजेंट थी, किसी चीज को सप्रेस कर रही है। ये SPA1 जो है सप्रेस कर रहे हैं फाइटोक्रोम की एक्टिविटी को। अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या? फाइटोक्रोम डार्क में भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद PIF1 फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 1। PIF का भी सेम वही फंक्शन है कि ये भी क्या होता है कि ऐसे फैक्टर, ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराते हैं उनको इनहिबिट करके रखता है, उनको इनहिबिट करके रखता है। तो जब ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनहिबिट करके रखे रहेगा तो क्या होगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस अपने आप हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, है ना। PIF का फंक्शन क्या है? देखिए PIF का फंक्शन क्या है, हमने अभी बोला कि ये ऐसे जीन्स को, अगर आपका एरो इस तरह से लगे तो इसका मतलब होता है ये सिंबल जो होता है, ये सिंबल ये इनहिबिटर का होता है, ओके। और नेगेटिव का मतलब जो एक्टिविटी है वो डाउन रेगुलेट कर रहा है, ओके। तो PIF क्या करता है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स है उनको क्या डाउन रेगुलेट करते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस हो जाती है ना। क्या हो जाता है? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस हो जाती है। क्लियर? ये चीजें आपको क्लियर है? ठीक। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से, ये तो हमारे हो गए इनहिबिटर्स। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के बारे में, ओके। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के बारे में, ठीक। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स का मतलब आप सभी जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और फिर जाके DNA पे जाके बाइंड होते हैं और पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। जीन का जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होगा उसको मेडिएट करते हैं। बेसिकली इनके पास भी एनालिस होता है, इनके पास, है ना। इनके पास भी एनालिस होता है। कैन गो टू न्यूक्लियस में जाते हैं और वहां पे जाके, है ना, रिस्पॉन्स देते हैं। वहां पे जाके क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक ना, फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है हमारे पास HY5 जो होता है ये हमारा मास्टर रेगुलेटर है। क्या है? ये हमारा मास्टर रेगुलेटर है। किसका?
फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब ये कि सारी की सारी एक्टिविटी फोटोमॉर्फोजेनेसिस की जो होगी वो मेनली किसके थ्रू कंट्रोल होती है, हाई-फाई के थ्रू, है ना, हाई-फाई, HY5 है बेसिकली, इसको बोलते हैं लॉन्ग हाइपोकोटाइल, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग हाइपोकोटाइल, लॉन्ग हाइपोकोटाइल, जिसको मैं शॉर्ट में हाई-फाई बोलता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। ओके ओके, HY5 हो गया। देन इसके बाद हमारे पास एक और आते हैं LAF, लेमिनार एयर फ्लो, नहीं लेमिनार एयर फ्लो नहीं, LAF का मतलब होता है लॉन्ग हाइपोकोटाइल, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग हाइपोकोटाइल, लॉन्ग हाइपोकोटाइल आफ्टर फार रेड, आफ्टर फार रेड, ओके, लॉन्ग हाइपोकोटाइल आफ्टर फार रेड, आफ्टर फार रेड, ओके क्लियर, दो चीजें क्लियर हो गई, HY5, LAF1, एंड देन हमारे पास होता है HFR1, ओके, इसका मतलब होता है लॉन्ग हाइपोकोटाइल, ओके, लॉन्ग हाइपोकोटाइल इंफ्रारेड, इंफ्रारेड 1, ओके क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हुई, ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। हमने वहां पे देखे थे तीन, कौन से थे, 3 इनहिबिटर्स थे जो कि सप्रेस कर रहे थे, सप्रेसर, दे आर एक्टिंग एज अ सप्रेसर, एंड नाउ हियर वी हैव सीन द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स दैट आर मेनली regulate the positive response of photomorphogenesis. Is it clear to all of you? Hi-Fi, LAF1, HFR. Hi-Fi stands for, it is a master regulator which stands for long hypocotyle 5. LAF1 means long hypocotyle after far red 1, after far red, point to be noted, AF after far red, HFR infrared, clear. long hypocotyle is same, लॉन्ग हाइपोकोटाइल जो है नाम देखेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, लॉन्ग हाइपोकोटाइल कॉमन है, बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, जो फार रेड में रिस्पॉन्स है तो फिर फार रेड में इनफ्रारेड, और अगर आफ्टर फार रेड है तो आफ्टर फार रेड, क्लियर क्लियर। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से एग्जैक्टली वर्क करता है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये सारे की कैंडिडेट थे, अगर ये आपको पता होंगे तो अब आपको चीजें इजीली वो हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला केस क्या है, हमारा केस फर्स्ट क्या है, डार्क का केस है, ओके। केस फर्स्ट जब डार्क होगा, कंडीशन क्या है, डार्क है ना, या तो फिर डार्क है, हाँ ठीक है डार्क है, ओके फाइन, डार्क की कंडीशन, ठीक। तो होता क्या है, जब कंडीशन डार्क रहती है तो वहां पे हमने क्या देखा था कि COP1, हमने क्या देखा था कि COP1 PIF1, COP1 SPA1 एंड PIF1। तो जब कंडीशन डार्क रहती है तो क्या होता है कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, COP1 प्लस SPA1, ये दोनों के दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं, ओके। और यही दोनों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सभी चीजों को मतलब ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को, जैसे कि HY5, LAF1 एंड हमारे पास एक और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर था HFR1, इन तीनों को क्या करके रखता है, सप्रेस करके रखता है, ओके। PIF इसी के साथ ये भी एक सप्रेसर का काम करता है, जो कि किसको सप्रेस करके रखता है, PIF1 जो होता है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स हैं, है ना, जीन्स ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनहिबिट करके रखता है। इसी के साथ साथ ये इनहिबिट तो कर ही रहा है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जीन्स को, साथ ही साथ क्या करता है,
स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स होते हैं, है ना, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, स्कोटोमॉर्फो मॉर्फो है ना, मॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स है, मॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स है उनको एक्टिवेट करता है। उनको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। ये प्लस का साइन देख रहे हैं, उनको एक्टिवेट कर रहा है। तो उनको एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। क्या होगी, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। ये चीजें आपको क्लियर हुई, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। ठीक, अब ये होता क्या है, ये जो हमने बात किया कि ये क्या कर रहा है कि हाई फाई LAF1 HFR1 को डाउन रेगुलेट करता है। डाउन रेगुलेट कैसे कर रहा है, जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो होता क्या है कि आपका कॉप1 जो है इनके ऊपर यूबिक्यूटिन टैग लगा देता है। इनके ऊपर क्या करता है, यूबिक्यूटिन टैग लगा देता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये क्या करते हैं, इसके ऊपर यूबिक्यूटिन टैग लगा देते हैं। ओके, इसके ऊपर यूबिक्यूटिन टैग लगा देते हैं, यूबिक्यूटिन टैग लगा देते हैं। आपको यूबिक्यूटिन टैग का मतलब पता होगा कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर यूबिक्यूटिन टैग लग जाते हैं उनको क्या होता है, बाद में उनका डिग्रेडेशन हो जाता है ना। यूबिक्यूटिन या यूबिक्यूटिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन से अदर मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम यूबिक्यूटिन करके एक मॉलिक्यूल है उसका टैग लगा देते हैं, एंड देन जिस मॉलिक्यूल के ऊपर यूबिक्यूटिन लग जाता है उसको सेल जो होती है डिग्रेड कर देती है। ओके, मतलब अगर आप किसी को बोल सकते हैं कि ज्यादा मत बोल, नहीं तो यूबिक्यूटिन लगा दूंगा, मतलब यूबिक्यूटिन लगा दूंगा मतलब आपको डिग्रेड कर दूंगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। तो यूबिक्यूटिन का जो टैग लग गया जब इन तीनों के ऊपर, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है यूबिक्यूटिनेशन की, जिसको हम बोलते हैं 26S प्रोटियासोमल, 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन, 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। और जब ये डिग्रेडेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जब ये डिग्रेडेशन होगा तो प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, ये सारी की सारी प्रोटीन्स के फ्रेगमेंटेड फॉर्म बन जाएंगे, मीन्स ये क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। क्लियर, ये डिग्रेड हो जाएंगे। तो जब ये प्रोटीन्स ही डिग्रेड हो गए, ये प्रोटीन्स डिग्रेड हो गए, तो फिर जाके इनकी एक्टिविटी क्या हो गई, सप्रेस हो गई, है ना। ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स क्या हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं। क्लियर, ये चीजें आपको क्लियर हो गई किस तरह से इसका बेसिक रिस्पॉन्स है। ये जो SPA1 है, यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो SPA1 होता है, ठीक है, वो इनहेंसर का काम करता है, वो इनहेंसर का काम करता है। दिस पर्टिकुलर फेलो इज एक्टिंग एज ए इनहेंसर, इनहेंसर ऑफ व्हाट, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। किसको इनहेंस कर रहा है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को। मतलब ये कि ये कॉप1 की एक्टिविटी को इनहेंस करता है ना, इनहेंसेस कॉप1 एक्टिविटी। कॉप1 की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि अगर ये SPA1 जब प्रेजेंट नहीं रहेगा ना, जब SPA1 प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कॉप1 की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहेगी। कॉप1 जो होगा नॉन फंक्शनल रहेगा। क्लियर, जब तक ये दोनों कॉम्प्लेक्स मिलकर बनेंगे नहीं तब तक इनकी एक्टिविटी नॉर्मल, मतलब ये कि इसकी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम ये देखते हैं एट द सेलुलर लेवल, ये भी सेलुलर लेवल पे है लेकिन हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक वे नहीं देखा है, हमने सिर्फ स्कीमेटिक दिखाया है। अगले लेक्चर में हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।